हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए सिविक्स का लास्ट चैप्टर जो कि है डेमोक्रेटिक राइट्स। 5 चैप्टर शुरू के हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। एक ही लास्ट चैप्टर बाकी बच गया था और इसके बाद आपके ज्योग्राफी के 2 चैप्टर और बचे हैं, फिर हमारे 9th का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। राइट, 1-2 दिन के अंदर डोंट वरी, सारा कुछ ख़त्म कर दूँगी मैं, मतलब सिलेबस। ठीक है, चलो सो बिना देर किए शुरू करेंगे। इस चैप्टर में हमको 2 बातें ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली बन के आ जाते हैं। ठीक है, अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कुछ सेंटेंसेस, मैं कहूँगी। ठीक है, सेंटेंसेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि इस चैप्टर में ना डायरेक्ट कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जो अगर आप अपने आंसर में मेंशन करते हैं तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट लगेगा। ठीक है, और समझ में आएगा कि हाँ, आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है। राइट, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग है लाइफ विदाउट राइट्स। अगेन सिविक्स शुरुआत किससे करता है? केस स्टडीज़ से। तो यहाँ हमारे पास जो केस स्टडीज़ हैं, ये 4 केस स्टडी हैं अलग अलग जगह की बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। राइट, अब ये जगह कहाँ पर है आपके? ग्वांटानामो बे क्यूबा के पास। क्यूबा एक कंट्री है। ठीक है, और कौन कंट्रोल करता है ग्वांटानामो बे को? अमेरिकन नेवी। ठीक, अब यहाँ पर अमेरिकन नेवी जो होती है ये कंट्रोल करती है, ठीक है, ग्वांटानामो बे नाम की जगह को। और यहाँ पर बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना गवर्नमेंट्स को बताए क्या करते हैं, यूएस फोर्सेस जो आती हैं, ठीक है, मतलब यूएस आर्मी जो होती है वो क्या करती है, 600 पीपल को सीक्रेटली वहाँ से उठवा लेती है। ठीक है, जिसमें किसके फादर होते हैं? अनस के फादर। या अनस के फादर कौन है? जो हमारी केस स्टडी में एक कैरेक्टर। राइट, अब इसके बाद अमेरिकन आर्मी का, अमेरिकन गवर्नमेंट का क्या कहना होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग जिनको इन्होंने 600 पीपल्स को यहाँ से किडनैप किया है एक तरीके से, या अरेस्ट किया है, ये यूएसए के एनिमीज़ हैं। ठीक, कब कैसे एनिमीज़ बने? क्योंकि न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को जो अटैक हुआ वो किसने किया? इन लोगों ने किया। राइट, लेकिन इसका कोई भी पक्का सबूत इनके पास नहीं था। राइट, एंड द गवर्नमेंट्स वर नॉट आस्क्ड, नॉट इवन इन्फॉर्म्ड। राइट, तो ये जो एल बना की फैमिली होती है, जिस एक व्यक्ति को यहाँ से उठाया जाता है, उनको भी ये पता चलता है कि भाई हमारा जो फैमिली पर्सन है वो कहाँ पर है? जेल में है, प्रिजन में है। ठीक है, कैसे पता चलता है? मीडिया के थ्रू, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं बताया जाता है ना। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन मतलब कुछ दिनों के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ से गायब होने लगते हैं। ओके, अब इन लोगों के साथ क्या था कि किसी की फैमिली मिल नहीं सकती थी, मीडिया कुछ बात नहीं कर सकती थी, कोई भी ट्रायल नहीं होंगे। ट्रायल मतलब जिन लोगों को, जिन 600 लोगों को यहाँ से उठाया गया है उनको कोई केस में कोई भी कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं होगी। नॉर कुड दिस प्रिजनर्स अप्रोच कोर्ट्स, और ना ही ये कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट्स। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि अननेसेसरी आपको उठा लिया गया बिना कारण बताए, और अब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा है। फिर फाइनली क्या होता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम से एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और पता लगाता है कि क्या ये 600 लोग वाकई ऑफेंडर्स हैं भी या नहीं। ठीक है, तो जब ये साबित हो जाता है उसके बाद भी इनको यहाँ से रिलीज़ नहीं किया जाता। ठीक है, प्लस यूएस आर्मी जो होती है, यूएस लॉज जो होते हैं, उनके अंदर इनको टॉर्चर किया जाता है। उनको इवन प्रिजनर्स जो होते हैं, है ना, जो एक प्रिजनर है वो भी एक ह्यूमन है। ठीक है, उसके साथ जो सही ट्रीटमेंट होना चाहिए वो भी उनको डिनाई कर दिया जाता था। ठीक, जब उनको ऑफिशियली नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया कि हाँ इन लोगों की कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी उनको रिलीज़ नहीं किया गया। ठीक, फिर यूएन सेक्रेटरी, यूएन का मतलब क्या है यहाँ पर? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन तक ये केस जो है वो चला जाता है, इंटरनेशनल इशू बन जाता है। ठीक, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी जनरल भी क्या बोलते हैं कि प्रिजन इन ग्वांटानामो बे शुड बी क्लोज डाउन, लेकिन यूएस गवर्नमेंट मना कर देती कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक कंट्री में कितनी ज़्यादा मनमानी चल रही है एक तरीके से। जिन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है उनके पास कोई राइट्स नहीं है ना। दूसरी केस स्टडी देखते हैं। ओहो सॉरी, दूसरी केस स्टडी है किसके बारे में? सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया बेसिकली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। ज़्यादातर यहाँ पर कौन रहेंगे? मुस्लिम्स। ठीक, अभी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री जो है, यहाँ पर क्या होता है
कि कुछ कुछ रूल्स जो होते हैं गवर्नमेंट के वो बहुत ही अलग होते हैं, उनके सामने सिटीजन्स की पोजीशन उतनी ठीक नहीं है। जैसे कि कंट्री किसके द्वारा रूल की जाती है, हेरिडेटरी किंग की, ठीक है, और लोगों का कोई भी रोल नहीं होता इलेक्शन में कि वो अपने रूलर को चेंज कर सकते हैं या उसको कंट्रोल में रख सके, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं था, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि क्या नहीं थी यहाँ पर, डेमोक्रेसी, ठीक। किंग सिलेक्ट्स दी लेजिस्लेचर, किंग लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को सिलेक्ट करता है, मतलब जो किंग को सही लगेगा वही गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म करेगा, ठीक। जजेस को भी वही बनाएगा, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ऑर्गन किसके हाथ में चले गए, किंग के हाथ में, राइट। तो एक तरीके से गवर्नमेंट तो है और इलेक्शन भी है, लेकिन लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं है, तो इट इज़ अ फॉल्स टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। सिटीजन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं फॉर्म कर सकते, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉर्म कर सकते, मीडिया किसी को कुछ बोल नहीं सकती, कोई रिपोर्ट नहीं दे सकती, तो ये सारा का सारा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंदर यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर कुछ भी नहीं था, ठीक है। सिटीजन्स को बोल दिया जाता था कि भैया आपको मुस्लिम रिलीजन को ही फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप अपना खुद का रिलीजन भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप अपने घर के अंदर करिए, है ना, प्राइवेट में कर सकते हैं, पब्लिक में नहीं, राइट। विमेन वर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस, विमेन को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं समझा जाता था, राइट, और ढेर सारे रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाए जाते थे। यहाँ पर आप मानेंगे नहीं कि विमेन को सऊदी अरेबिया में वोटिंग राइट मिले हैं, मेन को थे, विमेन को वोटिंग राइट्स मिले हैं सऊदी अरेबिया में इन द ईयर 2015, येस, द रीसेंट 2015। रीसेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप वोटिंग राइट के मामले में बात करते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कई सालों पहले लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट सफराज देकर रखा, लेकिन सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री जिसने विमेन को 2015 तक बिना वोटिंग राइट्स के रहने दिया, है ना, तो ये समझ में आता है कि राइट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, एथनिक मैसेकेयर इन कोसोवो। अब कोसोवो क्या है, एक यूगोस्लाविया नाम की कंट्री है, उसका एक प्रोविंस, एक छोटा सा स्टेट, ठीक है, पहले हुआ करता था, जब जिसका नाम क्या रख दिया गया है, कोसोवो। यहाँ पर जनरली लोग अल्बेनियन लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन पूरी कंट्री में कौन मेजॉरिटी में, सर्ब। ये अल्बेनियन और सर्ब ये क्या है, कम्युनिटीज़ हैं एक तरीके से, ठीक है। मेजॉरिटी में कौन है, सर्ब। अब क्या होता है, इस कंट्री का लीडर कौन बन जाता है, मिलोसेविक, जो कि एक सर्ब पर्सन है, ठीक है। अब ये जो सर्ब पर्सन है ये क्या होता है, बहुत ही नैरो माइंडेड होता है। नैरो माइंडेड होता है तो ये क्या करता है कि कोसोवो अल्बेनियंस जो होते हैं, जो कि यहाँ पर होते हैं माइनॉरिटी में, ठीक है, इनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। इनका मानना होता है कि भैया ये जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं अल्बेनियंस जैसी, इनको या तो कंट्री को पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए, या तो फिर इनको ये मान लेना चाहिए कि इनको सर्ब जो हैं वो डोमिनेट करेंगे, है ना, मतलब सर्ब्स को सुपीरियर मान लिए और खुद को इन्फीरियर मान ले, राइट। यहाँ पर एक अल्बेनियन फैमिली के बारे में एक छोटी सी केस स्टडी दी है, मतलब केस स्टडी के अंदर केस स्टडी दी हुई है, ठीक। यहाँ पर बातिशा होक्शा नाम की एक 74 ईयर्स ओल्ड की वेमेन होती है और अपने हस्बैंड के साथ बैठी रहती है, राइट। अब इनके घर में क्या होता है कि ये लोग बात कर रहे थे, उनको फील होता है एकदम से कि कोई सोल्जर्स का ग्रुप है जो मार्च करते हुए इनके घर तक आ रहा है। जब तक ये रियलाइज़ करते 5 और 6 सोल्जर्स इनके घर आते हैं और इनसे डिमांड करते हैं कि भाई तुम्हारे चिल्ड्रन कहाँ हैं, मतलब वेयर आर योर किड्स, ठीक है। वो कुछ भी बोले, कुछ भी बात बताती, उससे पहले वो उसके हस्बैंड को गोली मार देते हैं और उससे उसके जो गोल्ड के ऑर्नामेंट या जो भी ऑर्नामेंट्स वो पहने होती है उससे उतरवा लेते हैं और उसके घर को आग लगा देते हैं, राइट। अब ऑल ऑफ अ सडन आप सोचो कि आप अपने घर में बैठे हो, आराम से चाय पी रहे हो, है ना, बिस्किट के साथ, और अचानक से कोई आके आपके फैमिली मेम्बर को गोली मार दे या फिर घर को जला दे, राइट, और आप उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। ये किसने किया, उस कंट्री, खुद उस कंट्री की आर्मी, खुद उस कंट्री की मिलिट्री ये काम कर रही है। करवा कौन रहा है, इलेक्टेड लीडर, ठीक है। लेकिन ऐसे में भी जो माइनॉरिटी थी ये कुछ नहीं कर सकती थी, कारण क्या है, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी राइट्स। आई होप आप जस्ट समझ पा रहे होंगे कि सिविक्स में इतनी केस स्टडी दी क्यों गई है, ताकि आप एक्चुअल पॉइंट तक पहुँचने से पहले क्या कर लें, ज़रूरत समझ लें उस पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है। कंट्री की खुद की आर्मी ने ये काम किया,
ठीक है, जो डेमोक्रेटिक तरीके से जीत कर आया लीडर उसके अंदर। तो फिर आप सोच सकते हैं कि फिर बाकी लोगों की तो कोई बात ही नहीं, अगर डेमोक्रेसी के अंदर भी लोगों को कोई राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या फ़ायदा डेमोक्रेसी होने का। गेटिंग। अब हमारा टॉपिक है राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। बेसिकली हम चलने वाले हैं इस मेन टॉपिक पर। जो हमने केस स्टडीज़ पढ़ी, आप मान के चलें कि इससे डायरेक्ट कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि एसएसटी के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं और सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं आपके टीचर के पास देने के लिए, तो वो केस स्टडी से डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी नहीं देता। हाँ, अगर आप चाहें तो आप अपने आंसर्स में 1 या 2 लाइन में केस स्टडीज़ के एग्जाम्पल दे सकते हैं। समझ गए, केस स्टडीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं, ओके। तो उनको रटने के लिए बैठना मत, राइट। ये हो गई आपके लिए छोटी सी एक एग्ज़ाम टिप। चलो अब देखते हैं राइट्स है ना डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के अंदर राइट्स होने ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी वो होगी इलेक्टेड बाय द पीपल, और सुपीरियर पावर कौन होगा यहाँ पर, पीपल खुद, ठीक। अब पीपल को आप सुपीरियर पावर बता रहे हो, और यहीं पर आप जो कंट्री की गवर्नमेंट है या कोई दूसरा सिटीज़न है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक या प्राइवेट, नो मैटर, अगर ये लोग पब्लिक के राइट्स को वॉयलेट करेंगे, है ना, पब्लिक को फेयरली ट्रीट नहीं करेंगे, तो क्या डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में रह पाएगी? नहीं, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप उसको डेमोक्रेसी बोल रहे हो तो आप लोगों को प्रोवाइड करो राइट्स, ओके। चलो अब क्या है कि चैप्टर जो है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो आपने 1-2 बार तो इसकी रीडिंग कर ली होगी, ठीक है। तो हम सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को पढ़ेंगे इसके, ठीक है। मेन जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, उन सारी चीज़ों को मैंने हाईलाइट करके रखा और हम सिर्फ उनको ही पढ़ेंगे और सारा जिस्ट समझेंगे। देखो, वन हैज़ टू बी रीजनेबल इन वॉट वन एक्सपेक्ट्स एंड डिमांड्स ऑफ एवरी वन एल्स, ठीक है। फॉर वन हैज़ टू ग्रांट द सेम टू एवरी वन, राइट। ये बहुत पढ़ने में कॉम्प्लेक्स लगेगा, सिंपल सी बात है। जैसे आपने अपने घर पे सुना होगा, आपके पेरेंट्स बात करते हैं कि भाई आप अपना बिहेवियर वैसा ही रखें जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ बिहेवियर रखें, ठीक। मतलब कि जो चीज़ आप दे रहे हो, है ना, जैसा बिहेवियर आप सामने वाले को दे रहे हो वैसा ही बिहेवियर सामने वाला आपके साथ करेगा, तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें। सेम चीज़ें होती हैं राइट्स के साथ, ठीक। आप राइट्स वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप सोसाइटी में वही चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरों से जो आप खुद उनके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर डेमोक्रेसी में कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को अलाउ की जा रही है तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, इट विल बी सेम फॉर ऑल द पीपल, राइट। तो यहाँ पर हमको राइट्स क्या होते हैं ये समझाने की कोशिश की जा रही है, फाइन। देखो, प्लस दूसरी चीज़, कोई होना चाहिए इन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, है ना, जो क्या कर सके, ऐसे लोगों को पनिश कर सके जो इन राइट्स को क्या कर रहे हैं, वायलेट। गेटिंग। तो ये राइट्स जो है बेसिकली क्या है हमारे लिए, एश्योरेंस है, ठीक है। या आप और सिंपल भाषा में इसको कह सकते हैं राइट्स आर क्लेम्स, ठीक है। हम क्लेम करते हैं ना कि भाई ये चीज़ हमारी है या ये हमारा अधिकार है ना, ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। 3 एलिमेंट है कि भाई हमारे राइट्स जो हैं वो दूसरे लोगों पर भी हैं, ठीक है, या उनकी जो हरकतें हैं उन पर भी है, ओवर द सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के ऊपर भी है, और साथ में गवर्नमेंट के ऊपर भी है, राइट। तो अगर आपसे राइट्स की डेफिनेशन पूछी जाती है तो दिस इज़ द बेस्ट, ठीक है। लेकिन ये आधा है, बाकी आधा हिस्सा कहाँ है, हमारे अगले पेज पर, ये, ठीक है। चलो पहले यहाँ से पढ़ेंगे फिर इस पे आएंगे। सबसे पहले, वी एक्सपेक्ट अदर्स टू बिहेव इन सच अ वे दैट डज नॉट हार्म अस और हर्ट अस, ठीक है। हमारा बिहेवियर, हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बिहेवियर वैसा ही हो जो हमारे बिहेवियर को या हमारी चीज़ों को अफेक्ट ना करे, हर्ट ना करे। तो सेम हमें उनके साथ करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इक्वली आर एक्शन शुड नॉट ऑल्सो हार्म और हर्ट अदर्स। तो राइट कब बनना पॉसिबल है, जब वो सारे लोगों के लिए इक्वली पॉसिबल हो, ठीक है। जब गवर्नमेंट आपको देती है राइट्स, ठीक है, जब गवर्नमेंट कोई भी क्लेम आपके मान रही है, ठीक है, या उनको रिकॉग्नाइज़ कर रही है, तो वो ये देखेगी कि क्या भाई ये सबके लिए पॉसिबल है बराबरी से, अगर नहीं है तो हम इसको राइट नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब जो
राइट्स बन रहे हैं वो सबके लिए कैसे होने चाहिए, बराबर, राइट। द क्लेम्स वी मेक शुड बी रीजनेबल। जो भी आप क्लेम कर रहे हो वो रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब क्या है कि उसमें होना चाहिए लॉजिक, है ना, और सोचने पर, विचार करने पर वो चीज़ें सही लगनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ तो भी मांग रहे हो, है ना। अगर आज आप इंडिया की गवर्नमेंट से बोलते हो कि हम सारे लोगों को एक राइट चाहिए, हमें एक क्लेम करना है, तो गवर्नमेंट पूछती है कि क्या क्लेम करना है, तो आप बोलोगे कि हम सारे के सारे लोग एक एक पिस्टल लेकर अपने जेब में चलेंगे और जब हमें ज़रूरत लगेगी हम उसको चला देंगे। तो क्या ये रीज़नेबल है? ऑब्वियसली नो। कोई लॉजिक समझ में आ रहा है आपको इस बात का? अगर सारे लोगों के हाथ में पिस्टल दे दी जाएगी, गवर्नमेंट लॉ राइट बना देगी, तो क्या होगा? कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी इशूज़, सेफ्टी इशूज़ हमें रोज़ के रोज़ फेस करने को मिलेंगे, है ना। लोग क्या करने लग जाएंगे, मर्डर्स करने लग जाएंगे खुलेआम अपनी सेफ्टी के नाम पे। तो रीज़नेबल होना चाहिए क्लेम्स, तभी उनको बनाया जाता है राइट, ठीक है। दे शुड बी सच दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू अदर्स इन एन इक्वल मेजर, ठीक है। और मतलब लार्जर गुड के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोच कर ही बनाए जाएंगे राइट्स, किसी एक पर्सन या किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए नहीं। इट हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी वी लिव इन, प्लस वो सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया जाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सही है, समाज में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अगर यही वाला एग्जाम्पल मैं देखूँ, पिस्टल वाला एग्जाम्पल, ठीक है, अब ये सोसाइटी क्या है, इसको रिकॉग्नाइज़ करेगी? हाँ बोलेंगे लोग इसके लिए? नहीं, क्योंकि सबकी सेफ्टी पर बात आएगी, राइट। वॉट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज राइटफुल बिकम्स द बेसिस ऑफ राइट, ठीक है। जो सोसाइटी को लगता है कि हाँ ये चीज़ें जो हैं ये राइटफुल हैं, यानी सही हैं, तभी कहीं ना कहीं वो राइट्स तक पहुंच पाता है, बेस बनता है राइट का। व्हेन सोशली और रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स आर रिटन इनटू लॉ, दे एक्वायर रियल फोर्स। रिटन क्यों लिखा है? क्योंकि इंडिया में हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, रिटन, राइट। हमारे यहाँ जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं वो कैसे होते हैं, रिटन। अगर कोई भी चीज़ ओरली किसी ने आपको बताई है लेकिन रिटन नहीं है, तो वो एक्चुअली उतना रियल फोर्स कैरी नहीं करती, उस बात से पलटा जा सकता है ना। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कोई प्रॉमिस कुछ हमसे करता है तो हम उसको बोलते हैं कि लिख के दो कि हाँ आप ऐसा करोगे, राइट। लिख के दो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लिखी हुई चीज़ की क्या है, एक ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो लॉ का सिर्फ बोल दिया जाना काफ़ी नहीं है, लॉ शुड बी रिटन, ताकि वो फोर्स में आ सके, है ना, इनेबल हो जाए। When fellow citizens or the government do not respect these rights, we call it violation और infringement। जब हमारे लिए राइट्स बन चुके हैं और हमारे आसपास के लोग, हमारी सोसाइटी या हमारी गवर्नमेंट खुद हमारे राइट्स को वायलेट करती है, तोड़ती है, तो हम उसको वायलेशन ऑफ राइट्स या फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स भी कहते हैं, ठीक। ऐसी सिचुएशंस में जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, जिनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है, वो कोर्ट्स जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो आधी डेफिनेशन ऊपर देखी थी, अगर उसको नहीं भी लिखना है, सिर्फ 1 या 2 मार्क्स में आ रहे तो इतनी डेफिनेशन भी काफ़ी है। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय द लॉ। यही जो 3 बातें हमने अभी पढ़ी, ठीक है। सैंक्शनड बाय लॉ का मतलब क्या है कि अगर राइट गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ ये चीज़ है, ये क्लेम आपका सही है, तो पहले उसको लॉ बनाना पड़ेगा। किसको बनाना पड़ेगा? गवर्नमेंट को, यानी पार्लियामेंट को, ठीक है, या लेजिस्लेचर को। जब वो लॉ बना देगी तभी जाकर कहीं ना कहीं ये राइट बनेगा। तो लॉ ने क्या किया, सैंक्शन किया ना, लॉ ने रिकॉग्नाइज कर लिया। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ राइट। समझ गए? ज़्यादा मार्क्स में आता है तो ऊपर जो 3 पॉइंट्स बताए थे उनके साथ इसको मिला के लिख देना, और अगर कम आता है तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हो। फाइन। वाई डू वी नीड्स राइट्स इन अ डेमोक्रेसी? अब भाई हमें डेमोक्रेसी में राइट्स की ज़रूरत क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या ज़रूरत है हमें डेमोक्रेसी में राइट्स की? डेमोक्रेसी में राइट्स की ज़रूरत हमें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि डेमोक्रेसी में पीपल इम्पॉर्टेंट है। अगर पीपल के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है और इनके पास कोई रेमेडी नहीं है, तो क्या पीपल वाकई पावरफुल हैं? ये तो उड़ गया ना क्वेश्चन मार्क। ताकि ये क्वेश्चन मार्क ना उठे, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप डेमोक्रेसी जैसी गवर्नमेंट को, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को राइट्स प्रोवाइड करें, ठीक। राइट्स ऑल्सो परफॉर्म अ वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी।
राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, अभी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी क्या है? माइनॉरिटी का मतलब ऐसी कम्युनिटी हु आर लेस इन नंबर्स, जिनकी पॉपुलेशन कम है, और मेजॉरिटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा एरिया में लोगों का मतलब एक सेम कम्युनिटी या सेम ग्रुप ऑफ पीपल को पाया जाना। ठीक है, तो उसको आप कहेंगे मेजॉरिटी। ठीक, अब अगर राइट्स हम नहीं देंगे डेमोक्रेसी में तो पावर तो पीपल्स के पास है। ठीक है, तो ऐसे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी जो है वो किसको डोमिनेट कर जा रही है? माइनॉरिटी को। तो माइनॉरिटीज़ को बचाने के लिए भी गवर्नमेंट को जो है वो क्या करना पड़ता है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राइट्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। ठीक है, राइट्स ये इंश्योर करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी को जो अच्छा लग रहा है मेजॉरिटी कर रही है, जो मन में आ रहा है वो कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ में मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ जो हैं, ठीक है, इनकी ज़रूरत का भी ख्याल रखा जाए। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट दिस सिटीजन्स राइट्स इन सच अ सिचुएशन। कैसी सिचुएशन? जहाँ पर ये ऑपरेशन जैसी कंडीशन आ सकती है। ठीक है, बट समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट मे नॉट प्रोटेक्ट और मे इवन अटैक द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। ठीक है, आप दूसरे फेलो ह्यूमन बींग्स की तो छोड़ो, ठीक है, कभी कभी आपकी खुद की स्टेट की गवर्नमेंट जो है, खुद की कंट्री की जो गवर्नमेंट है, वो आपके अगेंस्ट आ जाती है। ठीक है, वो खुद आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकती है। तो ऐसे में क्या है कि कुछ राइट्स ऐसे बनाए गए हैं जो जिनको बाकी राइट से ऊपर रखा गया है। ठीक है, जिनको हमने कहा है फंडामेंटल राइट्स। ऑल्दो ये भी राइट्स ही हैं, लेकिन दीज आर फंडामेंटल। और यहाँ पर फंडामेंटल का मतलब क्या है? वेरी इम्पॉर्टेंट, कि जिनके बगैर काम नहीं चल सकता। ओके, ऐसे राइट्स को बोला गया है फंडामेंटल राइट्स, और इनको बाकी राइट से ऊपर रखा गया है। कुछ स्पेशल चीज़ें इसमें की गई हैं। ठीक, ताकि गवर्नमेंट खुद भी चाहे तो ऐसे लॉज को ब्रेक ना कर पाए, राइट्स को ब्रेक ना कर पाए। अब हम देख लेते हैं राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कारण क्या है? क्योंकि इससे आपके बनेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं ये बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट से ही आएंगे। तो हमें हर एक फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। साथ में इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है ना, आपको बहुत ही रिलेटेबल लगने वाला है ये टॉपिक। चलो, कुछ राइट्स जो हैं उनको स्पेशल स्टेटस दिया है, जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। कारण क्या है? क्योंकि ये हमारी लाइफ में फंडामेंटल हैं। ठीक है, दे आर फंडामेंटल टू आवर लाइफ। और हमारे जैसे प्रियम्बल बताता है, इंडिया का जो प्रियम्बल है वो बताता है कि भाई सारे सिटीजन्स को हमें इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस प्रोवाइड कराना है। लेकिन कैसे कराएंगे? फंडामेंटल राइट उनका एक जरिया है। ठीक, अब देखते हैं फंडामेंटल राइट कौन कौन से। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना है जो आपको बताता है 6 फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, अगर आप इनका सीक्वेंस देखते हैं ना तो बेसिकली आप इनको बिना सीक्वेंस के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं या जब हमें आर्टिकल्स याद करने होते हैं तो हम इनको नंबर वाइज देखते हैं। ठीक, अभी हमारे काम का नहीं है इसलिए हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। चलो शुरू करेंगे। राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब सीधा साफ है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? समानता। राइट, सारे लोगों को बराबर ट्रीट करने के बारे में। लेकिन ये इतना आसान आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। गवर्नमेंट कहती है दैट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये जो 2 चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या बताता है कि भाई कोई भी व्यक्ति लॉ के सामने बराबर है किसी भी दूसरी व्यक्ति के। ठीक है, मतलब चाहे मैं हूँ, आप हैं, या फिर इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, हम सारे के सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, लॉ के सामने बिल्कुल बराबर हैं। तो हमें इक्वालिटी देने का ये पहला स्टेप था। राइट, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कि सारे लोगों को हम बराबरी से प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। मतलब लॉ की नज़र में सबसे पहले लोगों को इक्वल करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद सोसाइटी में लोगों को इक्वल करना ज़रूरी है। तो राइट टू इक्वालिटी सबसे पहले फोकस करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक, देखो ये दोनों मिलकर बनाते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, दोनों मिलकर बनाते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ कहता है कि किसी भी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन लॉ है।
है ना। और साथ में लॉ ऐसा नहीं कि कुछ भी लॉ बना दिया, रूल होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, जो क्या कहता है कि नो पर्सन इज अबव दी लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से आगे नहीं है, एंड देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल और एन ऑर्डिनरी सिटीजन। ठीक, तो रूल ऑफ लॉ क्या कहना चाहता है कि भैया यहाँ पर डेमोक्रेसी में जो भी रूल होता है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वो पीपल का है, ठीक है, लेकिन पीपल का रूल है तो उसमें लॉ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और जैसे लॉ सारे लोगों के लिए बना दिए गए हैं वैसे ही एक कंट्री को रन किया जाएगा। नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज, कोई भी एडवांटेज या कोई भी प्रिविलेज कोई भी व्यक्ति, स्पेशल ट्रीटमेंट कोई भी व्यक्ति मांग नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, राइट। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी बेसिस पर लोगों को प्रिविलेजेस या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। लेकिन आगे जाके आप देखेंगे कि हमने कहीं कहीं पर लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है और साथ में हमने प्रिविलेजेस भी प्रोवाइड किए हैं कुछ ना कुछ, राइट। वो क्यों किया है ये हम आगे देखेंगे। चलो, गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है। गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, सिर्फ इन ग्राउंड्स पर, है ना। मतलब इन ग्राउंड्स के अलावा अगर चाहे तो गवर्नमेंट कोई प्रॉपर बेस लाकर उस पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, उसको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। लेकिन कौन कौन से 5 वो बेसिस हैं जिन पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। एवरी सिटीजन शैल हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल एंड सिनेमा हॉल्स. Similarly, there shall be no restriction with regard to the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, playgrounds and places of public resorts maintained by government or dedicated to the use of general public. ठीक है, हम चैप्टर में आर्टिकल वाइज नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको दिया नहीं गया है, राइट। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो सब कुछ अलग अलग है। ये जो आपका पार्ट है ये है आर्टिकल 15, ठीक है। इसके बाद 15 के ही अंदर ए और बी करके ये दिया हुआ है कि किसी भी पर्सन को आप इन 5 बेसिस पर मना नहीं कर सकते किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए, जैसे कि शॉप्स, होटल, सिनेमा हॉल्स, कहीं भी जा सकता है कोई भी व्यक्ति, राइट। पब्लिक जो फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ किया जा सकता है उसके द्वारा, वेल्स, टैंक्स, घाट्स, रोड्स, बस स्टैंड्स या टैक्सी स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन, ये सारी की सारी जगह कोई भी व्यक्ति जा सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट लिखा है, ठीक है। ह्यूमंस की बात यहाँ पर नहीं हुई है क्योंकि वो आगे होगी। दिस माइट अपीयर वेरी ऑब्वियस, लेकिन ये इतना ऑब्वियस नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट को इसको जोड़ना पड़ा, है ना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इसको जोड़ना पड़ा, राइट। फिर आर्टिकल 16 पे आते हैं। आर्टिकल 16 हमको बताता है कि इक्वालिटी तो हमको देनी है, लेकिन किस चीज़ में इक्वालिटी दे रहे हैं? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजिशन इन दी गवर्नमेंट, है ना। बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जॉब्स के बारे में, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, ठीक। कि किसी भी व्यक्ति को आप एम्प्लॉयमेंट देने से मना नहीं कर सकते या उसको अपॉर्चुनिटी देने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबका अधिकार है एक लाइवलीहुड अर्न करने का, है ना। और हम सबको अगर इक्वालिटी दे रहे हैं, सबको इक्वल चांसेस दे रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के, तो सबका डेवलपमेंट होगा, राइट। लेकिन जैसे हमने देखा है कि रिजर्वेशंस होते हैं, राइट। फिर विमेन के लिए रिजर्वेशन होते हैं, SC ST के लिए होते हैं, OBCs के लिए होते हैं। ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है क्योंकि एक्चुअली हमें यहाँ पर लोगों को इक्वालिटी देनी है और हमने काफ़ी लंबे समय तक उनको इक्वालिटी नहीं दी, है ना। जिसके कारण क्या हुआ? उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, है ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो अब हमको उनको अपने साथ बराबरी पे लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? हमें उन्हें देना पड़ रहा है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बेसिकली अगर हम सीधी साफ भाषा में बात करें तो रिजर्वेशन जो है वो भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? पॉजिटिव। कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? पॉजिटिव। यानी डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति को पीछे छोड़ने के लिए नहीं, लोगों को साथ में लाने के लिए, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए। फॉर इक्वालिटी डज नॉट मीन्स गिविंग एवरीवन दी सेम ट्रीटमेंट। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सारे लोगों को बराबरी से हम सब कुछ दे रहे हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि हम इक्वालिटी उस बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको जितनी ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप? लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी है हमारे लिए,
है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करती हूँ, मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं सारे लोगों में फ्रूट्स बांटूंगी, ठीक है, मैं अपने एरिया में फ्रूट्स बांटूंगी। अब मैं अपने एरिया में फ्रूट्स बांटने जा रही हूँ और वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक फैमिली है जो केपेबल है, जिसको मेरे फ्रूट्स देने से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, वो खुद भी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन वहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ फैमिलीज़ हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रही, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इनको देना ज़्यादा सही है एज़ कम्पेयर टू दोज फैमिलीज विच कैन अफोर्ड, राइट। गवर्नमेंट भी यही सब करने की कोशिश करती है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, राइट। फिर इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने का एक और बहुत ही बड़ा तरीका था कि अनटचेबिलिटी को बैन कर देना, ठीक है, प्रोहिबिट कर देना अनटचेबिलिटी को। अनटचेबिलिटी क्या है? अनटचेबिलिटी मतलब हमारे यहाँ पर काफ़ी पुरानी, आप कह सकते हैं एज ओल्ड ट्रेडिशन था, ठीक, जिसमें जो लोअर कास्ट हुआ करते थे उनको अनटचेबल्स माना जाता था। मतलब कि इनको टच करने से या इनके कांटेक्ट में आने से क्या होता है, हम भी इम्प्योर हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके का समझा जाता था। तो अनटचेबिलिटी सिर्फ इसका अनटचेबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है आज की डेट में कि आप किसी व्यक्ति को टच नहीं कर रहे हैं जो लोअर कास्ट का है या जिसको आप इन्फीरियर समझ रहे हैं, ठीक है। अनटचेबिलिटी यहाँ पर और भी चीज़ें इंक्लूड करती है, जैसे कि कोई भी बिलीफ या सोशल प्रैक्टिस विच लुक्स डाउन अपॉन पीपल ऑन अकाउंट ऑफ देयर बर्थ विथ सर्टेन कास्ट लेबल्स, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति को डायरेक्टली अनटचेबल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ बिहेव ऐसे कर रहे हैं या आपका बिहेवियर शो कर रहा है कि आप अनटचेबिलिटी को मानते हैं और सामने वाले व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अनटचेबिलिटी के रिलेटेड चार्जेस आपके ऊपर लग सकते हैं, ठीक। सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल क्राइम। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि अनटचेबिलिटी को बैन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्राइम बना दो इसको, ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता हुआ दिख गया तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी, राइट। बहुत ही ज़रूरी स्टेप था ताकि हम इक्वालिटी को मेंटेन कर सकें, ठीक है, इक्वालिटी को स्टेब्लिश कर सकें अपनी सोसाइटी में। राइट टू फ्रीडम, नेक्स्ट राइट देखते हैं, राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम जो है ये अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को रखता है, ठीक है, बहुत ही वास्ट है एक तरीके से हम बात करें तो, क्योंकि फ्रीडम का मतलब सीधा सीधा आज़ादी नहीं है। फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ वेरियस एरियाज यू कैन से, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट हैं फ्रीडम के। जैसे कि फ्रीडम का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। आप फ्रीडम किसको कहेंगे कि भैया हमारे ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम फ्री हैं, है ना, हम फ्रीडम, हमें हमारे पास क्या है, फ्रीडम है, ठीक। वी वॉन्ट टू लिव इन सोसाइटी बट वी वॉन्ट टू बी फ्री। लेकिन राइट टू फ्रीडम जितना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट का ये चेक करते रहना कि लोग अपने फ्रीडम का गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहे या कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे जैसे नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इमेज पर कोई भी सवाल उठ रहा है, ठीक। अब आपका राइट टू फ्रीडम चलता है आर्टिकल 19 से शुरू होगा, ठीक है। आर्टिकल 19 से शुरू होगा तो क्या बताएगा आपको कि राइट टू फ्रीडम में एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे से राइट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है आपके पास। आप फ्री हैं कोई भी जगह पर असेंबल होने के लिए, ठीक है, आप जिससे चाहे मिल सकते हैं, जहाँ चाहे मिल सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं एक साथ लोग, ठीक है, इन अ पीसफुल मैनर, आर्म्स वगैरह लेके नहीं। फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, आप चाहें तो ग्रुपिंग्स कर सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो आप फ्रीली, है ना, आपको कोई भी स्टेट मना नहीं करेगा अपने यहाँ आने से। देन रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप जहाँ चाहो कंट्री में वहाँ रह सकते हो। रिसाइड करने का मतलब है सेटल करना, ठीक है। देन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है, आप जो मर्जी चाहे वो प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, आप जो बनना चाहते हो, जो ऑक्यूपेशन गेन करना चाहते हो, जिस भी तरीके से लिविंग अर्न करना चाहते हो आप उसके लिए फ्री है। तो ये सारी की सारी चीज़ें फ्रीडम के अंदर आएंगी ना। हमको बहुत नॉर्मल लगता है लेकिन अगर हमारे पास यही चीज़ें नहीं होती तो हमको बहुत बड़ी बात लगती, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम इन सच अ वे, सच अ मैनर दैट वायलेट्स अदर्स राइट टू फ्रीडम। आप अपना फ्रीडम ऑफ राइट को इस तरीके से उपयोग नहीं कर सकते वो एक्चुअली दूसरों का फ्रीडम छीन ले, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि अगर मान लो आपके एरियाज़ में कुछ ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं,
ठीक है, मतलब कि आपका बाहर जाना आपके घर वालों को सेफ नहीं लगता, तो आप तो फ्री थे क्योंकि वो आपको जाने दे रहे थे, लेकिन अब क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति अपने फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो ये चीज़ आपके लिए क्या हो गई, आपके राइट्स को हार्म कर रही है। अब आपके घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा बाहर अगर ख़राब लोग हैं तो एक काम करो, इतने बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो। ठीक है, तो ये क्या है, किसी और कोई और राइट तो अपना इंजॉय कर रहा है ना, लेकिन हमारे फ्रीडम उसके कारण रुक गए हैं। ठीक, चलो, फ्रीडम इज़ नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस, लेकिन फ्रीडम कोई भी अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं है कि हाँ बेटा आपको अब फ्रीडम, क्योंकि आप सिटीजन हो आपके पास राइट टू फ्रीडम है तो आप जो मर्जी चाहे कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। रिस्ट्रिक्शंस मतलब रोक टोक, और रीजनेबल का मतलब क्या है, ऐसी बात जिसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक है, ठीक है, या जो समय के अकॉर्डिंग ज़रूरी है, रीजनेबल लगती है, समझदारी की बात लगती है। ठीक, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कब लगा सकती है गवर्नमेंट, जब उसको लगता हो कि भैया अब इस समय पर हम आपको राइट टू फ्रीडम इतना ओपनली नहीं दे सकते। ठीक है, उस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन हमें लगाने पड़ेंगे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक बार डेमोक्रेसी में इलेक्ट करके 5 साल तक के लिए लीडर्स को रख लिया है अपने पास, है ना, गवर्न करने के लिए कंट्री को, लेकिन अब वो 5 सालों में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, अगर हम यही नहीं देख सकते, अगर हम इसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इसी को बोल नहीं सकते, तो हमारी क्या गारंटी है कि गवर्नमेंट जो है वो 5 साल ढंग से काम करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनसे सवाल पूछने वाला कोई होगा ही नहीं। सवाल पूछने वाले क्यों है? क्योंकि हमारे पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मीडिया जो है, ठीक है, या जर्नलिस्ट जो लोग होते हैं, वो लोग क्यों क्रिटिसाइज कर पाते हैं या क्यों कोई भी बात को सामने ला पाते हैं? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड कराता है। ठीक, our ideas and personality develop only when we are able to freely communicate with others. You are free to criticize the government or the activities of the association in your conversation with parents, friends and relatives. ठीक है, आप क्रिटिसाइज करने के लिए फ्री हैं। ठीक है, आप अपने थॉट्स को शेप कर सकते हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यू आर फ्री, है ना, इवन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी। लेकिन ठीक है, इवन आप अपने थॉट्स जो हैं उनको पैम्पलेट्स में, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स में भी प्रिंट करा सकते हैं, बट आप किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म को ऐसे, मतलब अपना फ्रीडम यूज़ करके किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म को ऐसा नहीं फैलाएंगे कि उससे वायलेंस इंस्टिगेट हो सकता है। ठीक है, या वायलेंस होने के चांसेस हैं, या वो दंगे करा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जिससे साफ समझ में आ रहा हो कि ये तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को लड़ाने के लिए या उसको डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है। राइट, नीदर यू कैन यूज इट टू डिफेम अदर्स। डिफेम का मतलब होता है किसी का नाम खराब करना, फेम यानी कि नाम बनना, और डिफेम मतलब नाम खराब करना। सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन एनी इशू। सिटीजन्स फ्री हैं कि वो किसी भी प्रकार की मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेशंस यानी कि रैलीज या जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है उसको ही प्रोसेशंस बोला जाता है। रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन एनी इशू। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना, ये हमारी मांगे पूरी करो, इस तरीके के जितनी भी बार आप देखते हैं उसका क्या क्या रेलेवेंस है। उसका रेलेवेंस ये है कि लोग बताना चाहते हैं, गवर्नमेंट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि भाई ये हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, या हमारी डिमांड्स जो हैं वो कुछ और है। तो इस तरीके की चीज़ें भी गवर्नमेंट के अंडर लोग क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, अगर ये हमारे पास नहीं होता तो कोई भी रैलीज नहीं होती, कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। जैसे गवर्नमेंट चला रही है हमें वैसे चलना पड़ता। ठीक, फिर दे मे वांट टू डिस्कस अ प्रॉब्लम, एक्सचेंज आइडियाज, मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट टू अ कॉज और सीक वोट्स फॉर अ कैंडिडेट और पार्टी इन इलेक्शन। ठीक है, ये साथ में जो एसोसिएशंस बना रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, उसका एम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसी मीटिंग्स पीसफुल होनी चाहिए और नेशन के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप नेशनल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो भी वो सिर्फ क्योंकि नेशन का एक हिस्सा है। लेकिन अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, इंडिया में रहने वाले लोगों की सिक्योरिटी पे भी बात आती है। ओके, फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आराम से आप कहीं भी जाओ, कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, this right allows lakhs of people to migrate from villages to towns and from poorer regions to the countries to prosperous regions and big cities. ठीक है, अब ये जो हमारा राइट टू फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री है कि हम इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी
रह सकते हैं। तो ये क्या फैसिलिटेट कर रहा है? ये फैसिलिटेट कर रहा है माइग्रेशन को, कि ठीक है अगर लोग गांव से उठकर शहर जाना चाहते हैं किसी भी कारण से, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, राइट, या फिर एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं, क्योंकि इंसान को अपने पर्सनल डेवलपमेंट का भी अधिकार होता है। ठीक, द सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू चॉइसेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोल के रखती है ताकि लोग काम कर सकें। ठीक है, उनको किससे मतलब है? काम कराने से। Women cannot be told that some kind of occupations are not for them. Women को ये नहीं बताया जा सकता कि कुछ occupations जो हैं वो आपके लिए सही नहीं है. It should be the decision of the women only. क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो आप उनके राइट टू फ्रीडम के बारे में, राइट टू इक्वालिटी के बारे में सवाल उठा रहे हैं. नेक्स्ट, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट, पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है लिबर्टी यानी फ्रीडम. ठीक है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. मतलब जब तक लॉ ऐसा कोई भी रूल लेकर नहीं आता है या लॉ ऐसी कोई भी बात को नहीं कहता है कि किसी भी पर्सन की लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी, ये जो उसका पर्सनल स्पेस है, जो पर्सनल फ्रीडम है उसका, उससे डिप्राइव नहीं किया जा सकता. लेकिन जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, ठीक है, अब ऑल्दो ये इसने क्राइम किया है, लेकिन अभी तक जब तक कोर्ट कोई भी लॉ के अंदर इसको सज़ा नहीं सुनाता तब तक भी इसको अब इसकी राइट टू लाइफ का अधिकार है. ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसको कोर्ट बोलता है कि इसको हैंग टिल डेथ की सज़ा देते हैं. ठीक है, हैंग टिल डेथ का मतलब क्या होता है? फांसी. ठीक है, जब तक सामने वाले व्यक्ति की जान ना जाए. ठीक, अब ये फांसी की सज़ा हो रही है तो राइट टू लाइफ तो जा रहा है, लेकिन ये राइट टू लाइफ कब जा रहा है? व्हेन अ प्रोसीजर हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ. ठीक है, लॉ खुद कह रहा है इसलिए जा रहा है. ठीक है, A person who is arrested and detained in custody will have to be informed of the reasons. अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है या डिटेन किया जा रहा है, डिटेन का मतलब क्या होता है? किसी पर्सन को क्राइम करने से पहले उसको डिटेन करके रखना. ठीक है, मतलब अपने पास उसको अपने कब्जे में उसको रखना. ठीक है, ऐसा कौन कर सकता है? लॉ. ठीक, अगर लगता है कि ये पर्सन जो है ये कोई क्राइम कर सकता है. ठीक, अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा. ये सारे के सारे अधिकार हैं लोगों के, इवन जिनको आप क्रिमिनल यहाँ पर कह रहे हो. ठीक है, साथ में हर पर्सन को अधिकार है कि भाई वो क्या कर सकता है? एक लॉयर से कंसल्ट कर सकता है ऐसे केसेस में भी. ठीक, चलो अब देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. थोड़ी बहुत पीछे आपको गाड़ियों की, हॉर्न की आवाज़ आ सकती है तो प्लीज़ उसके साथ बियर करें, क्योंकि अब दिन में ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है. राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है शोषण. ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता. ठीक है, अब एक्सप्लॉइट कब करेगा? जब कोई ज़्यादा पावरफुल होगा तब तो एक्सप्लॉइट करेगा ना दूसरे व्यक्ति को. ठीक है, यहाँ पर हमको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या करता है? दो मेन चीज़ों से बचाता है. पहला तो है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स. ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या है? ये गाड़ी वाला ट्रैफिक नहीं है. इसका मतलब है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, यूजुअली विमेन, फॉर इमोरल पर्पसेस. ठीक है, मतलब कि लोगों को खरीदना और बेचना, इसको हम कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग. गेटिंग? दूसरा क्या है? फोर्स्ड लेबर और बेगर. फोर्स्ड लेबर और बेगर का मतलब है किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती काम कराना. बेगर, इट इज़ अ प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज़ फोर्स्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज. मतलब कि मालिक को सर्विसेज देने के लिए किसी भी पर्सन को, किसी भी लेबर को फोर्स किया जाएगा, दैट टू विदाउट एनी चार्जेस. है ना, मतलब कि वो कोई भी पैसा उसके लिए नहीं ले सकता. ठीक है, उसके घर का काम करना हो सकता है या उसके खेत पर काम करना. ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी समय पर मान लो उसने कि कोई कर्ज लिया होगा या कोई भी परेशानी के कारण वो उसका फोर्स लेबर बनने के लिए तैयार हो जाएगा. फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन और क्या प्रोहिबिट करता है? चाइल्ड लेबर. मतलब कि 14 ईयर्स से छोटी
किसी भी एज के बच्चे को आप किसी भी हजार्डस फैक्ट्री में नहीं रख सकते। किस में नहीं रख सकते? हजार्डस फैक्ट्री या कोई भी हजार्डस काम में, ठीक है। मतलब कि 15 ईयर्स से अबव है चाइल्ड की एज, देन इट इज़ ओके, उसको चाइल्ड लेबर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर 14 ईयर्स या उससे कम एज का व्यक्ति हजार्डस वर्क में है ना, अगर वो ऐसी किसी जगह काम कर रहा है जहाँ से उसकी जान को खतरा हो सकता है या वो सेफ़ नहीं है, तो उसको आप चाइल्ड लेबर कहेंगे। और अगर हजार्डस आपको जगह पर दिख गया तो यहाँ पर जो व्यक्ति काम करा रहा है, मतलब जिसने जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसको यहाँ पर सज़ा होगी। गेटिंग? कैसी है हजार्डस वर्क? कौन कौन से होते हैं? जैसे कि रेलवे स्टेशन या पोर्ट्स पर नहीं रख सकते, है ना, फायर क्रैकर्स, मैचेस, प्रिंटिंग, डाइंग, ऐसी किसी भी जगह पर जहाँ पे उनकी हेल्थ या फिर उनकी लाइफ को खतरा है, वहाँ पर उनको आप काम नहीं करा सकते, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। साथ में इंडिया कैसी कंट्री है? सेक्युलर कंट्री या फिर स्टेट। बात यहाँ पर एक है, ये वो वाला स्टेट नहीं है जो आपका MP छत्तीसगढ़ जो आप समझते हैं, यहाँ पर ये स्टेट की बात नहीं हो रही है। स्टेट का एक मतलब है कि एक पॉलिटिकल टेरिटरी, ठीक है, जहाँ पर गवर्नमेंट है और जहाँ पर सारा काम एक पर्टिकुलर तरीके से होता है, तो उसको आप बोलेंगे स्टेट, ठीक है। इंडिया कैसा स्टेट है? सेक्युलर, ठीक। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म किस आइडिया पर बेस है कि भैया स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे कंसर्न्ड है? ह्यूमन बींग्स के आपस में क्या रिलेशंस है, ना कि ह्यूमन बींग का गॉड के साथ या जो सुपर नेचुरल पावर है उसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसको कहेंगे आप सेक्युलरिज्म। बेसिकली सेक्युलर स्टेट इज़ वन दैट डज नॉट स्टैब्लिश एनी वन रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन। कोई भी कंट्री, जैसे इंडिया को हम सेक्युलर कब कहेंगे? जब इंडिया किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल ना कह दे कि इंडिया का ये रिलीजन है। अगर मान लो किसी ने कह दिया कि इंडिया, किसी ने नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहता है कि इंडिया जो है एक हिंदू नेशन है, जो आप हिंदू राष्ट्र वगैरह सुनते रहते हैं, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया हिंदू नेशन है, तो फिर इंडिया सेक्युलर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अभी इंडिया क्या बोलता है कि भैया हम जो हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब कोई भी इंडिया का एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और साथ में इंडिया की गवर्नमेंट किसी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देती किसी दूसरे रिलीजन के सामने, ठीक है। सारे रिलीजन उसके लिए बराबर है और उसका रिलीजन से एक डिस्टेंस मेंटेन्ड है। इसी को हम कह रहे हैं सेक्युलरिज्म, राइट। इंडियन सेक्युलरिज्म प्रैक्टिसेस एन एटीट्यूड ऑफ अ प्रिंसिपल्ड एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स, ठीक है। सारे रिलीजन से इक्वल डिस्टेंस पर इंडिया की गवर्नमेंट रहती है, इसलिए हम इसको सेक्युलर बोल रहे हैं, न्यूट्रल रहेगी, ठीक है। लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर सेक्युलरिज्म को नहीं लिखा गया है, सेक्युलरिज्म को लिखा गया है आपके प्रीएम्बल के अंदर, ठीक है। पर यहाँ पे पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेक्युलर स्टेट होने के बाद भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्स रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है। तो एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रोफेस, मतलब अपने रिलीजन को मानने का अधिकार है, ठीक है। प्रैक्टिस, जो भी प्रैक्टिसेस उसमें होती हैं, जो भी ट्रेडिशंस है, जो भी तौर तरीके हैं रिलीजन को मानने के, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और प्रोपगेट द रिलीजन, प्रोपगेट करने का मतलब है आगे बढ़ाना, ठीक है, मतलब कि लोगों को बताना अपने रिलीजन के बारे में कि हमारा रिलीजन इतना अच्छा है या उसमें ये चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव्स क्या हैं, राइट। इसको बोलेंगे प्रोपगेट करना, ठीक। सारे रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो फ्री हैं अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लेंगे हम, जैसे हिंदुइज्म के अंदर आपको पता है कि कुंभ मेले जो हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, कुंभ मेला, ठीक है। अब ये जो कुंभ मेला है ये एक रिलीजियस मैटर है, सिर्फ हिंदू रिलीजन के अंदर हो रहा है, तो सारे रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, सारे के सारे लोग फ्री हैं कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। राइट टू प्रोपगेट वंस रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को फोर्स कर सकें कि भाई हमारा रिलीजन बहुत अच्छा है तो हम आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप हमारे रिलीजन में क्या हो जाओ, कन्वर्ट। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को फोर्सफुली कन्वर्ट करता हुआ दिखा तो दैट इज़ अ पनिशेबल क्राइम। हालांकि अगर मैं किसी को अपने रिलीजन के बारे में बता रही हूँ
और वो खुद इम्प्रेस हो रहा है, वो खुद अपनी मर्जी से कन्वर्ट होना चाहता है, ठीक है, तो उसको आप ये कन्वर्जन का नाम, मतलब फोर्सफुल कन्वर्जन का नाम नहीं देंगे, राइट। A secular state is one that does not confer any privilege or favor on any particular religion। ठीक है, सेक्युलर स्टेट का एक मतलब ये भी है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन पर कोई भी प्रिविलेज नहीं दे रहा, किसी भी रिलीजन को कोई एडवांटेज नहीं दिया जा रहा, राइट। नॉट डज इट पनिश और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दे फॉलो। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को इस बेसिस पर पनिशमेंट कभी नहीं मिलेगी कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम रिलीजन देखकर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहाँ पढ़ा था हमने अभी? ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 15 में, राइट, कि गवर्नमेंट कभी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर बेसिस कभी भी किसी को पनिश नहीं कर सकती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। तो ये तो बात बनी बनाई है, ठीक है। There shall be no religious instruction in the government educational institutions. In the institutions managed by private body, no person shall be compelled to take part in any religious instruction or to attend any religious worship. ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको डेली लाइफ से अपने इसको रिलेट करने में काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल्स में पढ़ते हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, कि अगर आपको कोई भी मंत्र बोलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, तो किसी एक रिलीजन से जोड़कर इसको नहीं बोला जाएगा, है ना। गवर्नमेंट स्कूल में जो प्रेयर्स होती हैं, जो असेंबलीज होती हैं, उसमें बेसिक मोरालिटी को फोकस किया जाता है। ठीक है, जैसे आप कौन कौन से सॉन्ग सुनते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, या फिर इस तरीके से जो सॉन्ग्स है, ठीक है, ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये आपको मोरल वैल्यूज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिलीजियस वैल्यू देने की कोशिश नहीं कर रहे। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ठीक है, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कोई भी ग्रुप जो स्कूल चला रहा है या कॉलेज चला रहा है, जो प्राइवेट है, गवर्नमेंट का नहीं है, वहाँ पर भी अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, ठीक है, मान लो कि वहाँ पर गायत्री मंत्र कराया जा रहा है, ठीक है, या फिर कुरान के कोई भी वर्सेस बोले जा रहे हैं, तो वो भी आपको फोर्स नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते। ठीक है, कंपेल करने का मतलब है फोर्स करना, कि आप उन मंत्रों को या आप उस प्रेयर को बोलो ही, या आपकी मर्जी है कि आपको उसको बोलना है या नहीं। आप उसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं या अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, राइट, मतलब दे कैन आस्क यू कि हाँ प्रेयर करना अच्छी बात है, लेकिन दे कैन नॉट फोर्स यू कि नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो बट इवन यू हैव टू टेक केयर कि अगर आपको ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं भी करने हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो भी आप उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये सारा के सारे जो पार्ट हैं ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हैं, लेकिन जितना अभी आपके काम का है उतना हम इसको पढ़ के ख़त्म करेंगे ना। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अब कल्चर से भी जुड़े हुए और एजुकेशन से भी जुड़े हुए राइट्स हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, कल्चरल की पहले बात करेंगे। देखो, कल्चर हर ग्रुप का होता है, कोई भी कम्युनिटी है, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड है, कोई भी अलग डाइवर्स रीजन में रहने वाली कम्युनिटी है, सबका कुछ ना कुछ कल्चर होता है ना, सबकी संस्कृति अलग है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमने कल्चरल राइट्स जब दिए हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम बेसिकली किसके कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। सबके कल्चरल राइट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन खतरा किसको है, वल्नरेबल कौन है, माइनॉरिटीज़ के कल्चरल राइट्स। कारण क्या है? कारण ये है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको ऑपरेस किया जा सकता है बाय दी, ऑपरेस की स्पेलिंग कुछ गलत लिख गई, ठीक है, उनको ऑपरेस किया जा सकता है बाय दी मेजॉरिटीज़, इसलिए हमें उनके कल्चर को बचा कर रखना ज़रूरी है, तो हमें उनको भी बचाना पड़ेगा, राइट। वाई आर देयर नो स्पेशल गारंटीज फॉर द मेजॉरिटी? हमने अभी तक देखा कि भाई माइनॉरिटी, SC, ST, OBC, विमेन, इन सबको हमने देखा कि कहीं कहीं जगह पर हमने रिजर्वेशन दिया है, कुछ अलग से राइट्स दिए हैं, कल्चरल राइट्स दे रहे हैं माइनॉरिटीज़ को। मेजॉरिटी के लिए क्यों कोई अलग से राइट नहीं है? सोचने वाली बात है ना। हमें ऐसा लगने लगा कि हम तो मेजॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मेजॉरिटी का जो आइडिया है वो तो डेमोक्रेसी में इनबिल्ट है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी किसके बेसिस पे काम करती है? मेजॉरिटी के, है ना। मेजॉरिटी जिसको वोट देगी उसकी गवर्नमेंट बनेगी,
मेजॉरिटी जो डिसीजन लेगी वही डिसीजन माना जाएगा, राइट। इट इज़ द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज दैट नीड स्पेशल प्रोटेक्शन, अदरवाइज दे मे गेट निगलेक्टेड और अंडरमाइंड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द लैंग्वेज, रिलीजन और एंड कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी। इसलिए उनके कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विथ अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया जिसकी भी कल्चर थोड़ा सा अलग है, जिसकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है, या ट्रेडिशंस अलग है, उसको पूरा पूरा अधिकार है उसको कंजर्व करके रखने का, बचा कर रखने का। कंजर्व करने का मतलब क्या है? कंजर्व करने, अब देखो कल्चर कोई सामान तो है नहीं कि बचा के रख लिया आपने, है ना, 10 साल बाद खोल रहे हो आप जिसको, ठीक है। कल्चर को प्रिजर्व करने का तरीका क्या है कि आप अपने कल्चर को प्रैक्टिस करो, आप अपने कल्चर को अपने आने वाली जनरेशन्स को, आगे वाली जनरेशन्स को क्या करें, सिखाएं, उनको उसकी वैल्यू बताएं, ताकि आप रहें या नहीं रहें आपका कल्चर जो है वो अलाइव रहेगा। गेटिंग? एडमिशन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट एड का मतलब है हेल्प, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प, कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो या यूनिवर्सिटीज़ हो, अपने आप सब कुछ चेंज कर लेगा ये, ठीक है। वो मना नहीं कर सकती किसी भी पर्सन को एडमिशन के लिए ये कहकर कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हैं या आप कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, चाहे उसको गवर्नमेंट चला रही हो या फिर उस संस्था को गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हों, राइट। साथ में सारी माइनॉरिटीज़ को अधिकार है कि वो अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चला सकती हैं। मतलब जैसे कि आपने मदरसे देखे होंगे, ठीक है, या आपने देखा होगा कि जैन धर्म में पाठशाला होती हैं, ठीक है, मंदिरों में बच्चों को सिखाया जाता है उनके रिलीजन के बारे में। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि भैया आप अपने रिलीजन को, आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, आपको इसका अधिकार है, ठीक है। अच्छा, माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी होती है, ठीक है। कुछ कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है कि एक कम्युनिटी एक पर्टिकुलर स्टेट में माइनॉरिटी हो सकती है, लेकिन हो सकता है दूसरे स्टेट में मेजॉरिटी रहे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बंगाली पीपल्स की, ठीक है। अब बंगाली पीपल जो हैं ये मेजॉरिटी में, ऑब्वियस सी बात है कि बंगाल में रहेंगे या आसपास के स्टेट्स में रह सकते हैं, लेकिन बंगाली पीपल एमपी में आकर माइनॉरिटी हो सकते हैं। गेटिंग? तो अपने खुद के स्टेट में वो मेजॉरिटी है लेकिन किसी दूसरे स्टेट में माइनॉरिटी है, तो इस तरीके से डिफरेंस आ जाता है, राइट। तो अलग अलग स्टेट्स के भी रूल्स होते हैं, अलग अलग स्टेट के भी लॉज होते हैं जो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं। चलो, हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स? हमने देख लिए सारे फंडामेंटल राइट्स। अब बारी आती है कि भाई अगर हमें फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है तो हम कैसे अपने राइट्स को बचा सकते हैं, कैसे हम अपने राइट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो बोलते हैं आपसे कि अगर आपका बड़ा भाई जो है वो आपको डांटे या वो आपको मारे या फिर किसी भी प्रकार से आपको डराने धमकाने की कोशिश करे या कुछ भी गलत करे, तो आप आके हमको बताना, ठीक है। अब आपका भाई आपको डांटता है, राइट, आप शिकायत लेके जाते हो अपनी मम्मी के पास, तो आपकी मम्मी कहती हैं कि बेटा डांटा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती इस बारे में। तो फिर आप अपनी मम्मी को बोलोगे ना कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपने मेरे को पहले ऐसे क्यों बोला कि अगर ये हमें डांटेंगे या मारेंगे तो आप हमें बताना, राइट। यू हैव गिवन दी एश्योरेंस, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि अगर उसने डाटा भी हमारा भी है तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन। तो फिर आपने जो एश्योरेंस दी उनका कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें जो अभी तक हमने 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़े वो हमें दिए गए हैं, लेकिन जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करेगा और हम उसकी शिकायत नहीं कर सकते या हम उसके बारे में किसी को बता नहीं सकते, उनको दोबारा से री-इन्फोर्स नहीं करा सकते, तो कोई मतलब है उनका नहीं है, ठीक है। इसीलिए बना है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये हमारा 6th फंडामेंटल राइट है और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खुद अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। व्हेन एनी ऑफ आवर राइट आर वायलेटेड वी कैन सीक रेमेडी थ्रू कोर्ट्स। रेमेडी का मतलब है यहाँ पर सल्यूशन, राइट।
If it is a fundamental right, we can directly approach Supreme Court or the High Court of a state. अगर आपको जुडिशरी के पास जाना है, ठीक है, मतलब अगर आपको न्याय चाहिए है तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट जाते हैं, ठीक है। आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट जाने का रास्ता क्या है, सबसे पहले आपको लोअर कोर्ट्स जाना पड़ता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप वहाँ से सेटिस्फाई नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप फाइनली जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सीधा सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जाते, लेकिन क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, नीचे से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है, दिल और आत्मा है, ठीक है। दिल और आत्मा मतलब क्या है, दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर, दिल का मतलब क्या है, अगर हार्ट नहीं होगा तो आपका ब्लड पंप नहीं होगा, बॉडी में नहीं पहुंचेगा तो वैसे भी डेथ हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या है, सोल। सोल ऑल्दो कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में सोल नहीं है ना, हम अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग क्या मानते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर सोल नहीं होगी तो कोई जान नहीं है, ठीक। तो कॉन्शियसनेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बताई जा रही है उसको बताया जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर अथॉरिटीज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, इवन अगेंस्ट द जुडिशरी ऑल्सो, राइट। कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को दोबारा से इन्फोर्स कर सकते हैं प्राइवेट बॉडी, इंडिविजुअल्स और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर बॉडीज़ के अगेंस्ट भी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है तो इसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है, और जो प्राइवेट बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके अगेंस्ट भी। कैसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब भी आप जाएंगे तो ये इशू कर देंगी रिट्स। रिट्स आर अ काइंड ऑफ जुडिशियल ऑर्डर, ठीक है, उसके बेसिस पर आपको जस्टिस मिलेगा और आपके फंडामेंटल राइट्स को रीइंफोर्स किया जाएगा, राइट। ये जो हार्ट एंड सोल वाला क्वेश्चन था ये आपके एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू में, है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक। जुडिशरी इज़ वेरी पावरफुल एंड कैन डू वट एवर इज नीडेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन, बट नाउ एनी पर्सन कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इफ इट इज़ ऑफ सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन वो खुद से नहीं जा पा रहा कोर्ट, या खुद से अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है ना, जुडिशरी तक नहीं पहुंच रहा है, और कोई दूसरा व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है या एक बड़ी मास के साथ गलत हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उन सब के बिहाफ में एक PIL लगा सकता है, जिसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक किसी भी सोशल या पब्लिक इशू पर, ठीक है, PIL। फिर क्या होगा, जब ये PIL कोर्ट के पास पहुंचेगी, चाहे हाई कोर्ट के पास पहुंचे या सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, ये उसको एक प्रॉपर केस की तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे और उस पर जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, ठीक। अंडर द PIL एनी सिटीजन और ग्रुप ऑफ सिटीजन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर लॉ और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इवन PIL जो है इसको किसी प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट खुद के अगेंस्ट भी, मतलब गवर्नमेंट खुद नहीं करेगी, कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट के लॉ या किसी प्रोसीजर के अगेंस्ट भी क्या कर सकता है, PIL को लगा सकता है। गेटिंग PIL अगेन फुल फॉर्म भी आ सकता है, और PIL की डेफिनेशन 1 या 2 मार्क्स में भी आ सकती है, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आ सकती है, ठीक। नाउ एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स। स्कोप क्या होता है, हम दायरा बढ़ा रहे हैं राइट्स का, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास कौन से राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स, लेकिन हमारे पास दूसरे राइट्स और हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सब कहाँ से आए हैं, फंडामेंटल राइट से ही आए हैं, ठीक है, लेकिन लीगल है। क्यों, क्योंकि किसी ना किसी लॉ से सामने आए, कोई लॉ बना गया प्रोसेस में और उससे हमारे सामने लॉ, ये जो राइट्स हैं आते चले गए। तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कौन कौन से राइट्स हमारे पास हैं, क्या लिख रही हूँ मैं, लीगल राइट्स, ठीक। ऐसे ही हमारे पास होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो फंडामेंटल नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है। ऑल्दो फंडामेंटल राइट्स भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट जितने इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जितनी पोजीशन हमने इनको नहीं दी हुई है, राइट। देन राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। वोट राइट टू वोट इन इलेक्शंस हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, अभी तक हम इतनी देर से पढ़ रहे थे, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया गया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल अडल्ट सफराज, जो बोलता है कि भाई कोई भी व्यक्ति 18 या 18+ है तो उसके पास होगा वोटिंग राइट। ये हमने फंडामेंटल राइट में तो नहीं पढ़ा, लेकिन कहाँ पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। फिर इसके साथ साथ होते हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है, यूनिवर्सल है, मोरल है, मोरल क्लेम्स है, जिसको सारी कंट्रीज को लगभग मानना पड़ता है, क्योंकि ये उनकी डिग्निटी पर आ जाती है, ठीक है। जैसे ही आपका बर्थ होता है एज अ ह्यूमन बीइंग, आपके पास कुछ ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, जिसको लगभग सारी कंट्रीज को मानना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेशर होता है उनके ऊपर कि बाकी डेमोक्रेसीज मान रही हैं लेकिन आप नहीं मान रहे हो, ठीक। फिर इस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते गए, लोगों को और ज़्यादा नॉलेज मिलते गया, तो धीरे धीरे करके राइट्स का जो स्कोप है वो और ज़्यादा बढ़ते चला गया। अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नए नए राइट्स जो हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाता है, जब जुडिशरी को ऐसा समझ में आता है या पार्लियामेंट को ऐसा समझ में आता है कि अब ये चीज़ भी लोगों के लिए राइट जितनी इम्पॉर्टेंट है, ये भी उनका अधिकार है। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, है ना, कोई भी व्यक्ति, मैं किसी से क्या बात कर रही हूँ, ठीक है, या मेरा जो कम्युनिकेशन किसी के साथ हो रहा है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, ये सारी चीज़ें अगर वो मेरी प्राइवेसी के अंदर आ रही हैं तो कोई भी व्यक्ति उन चीज़ों को क्या नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा गया, ठीक है। राइट टू एन एनवायरनमेंट, जो किसी भी पर्सन की हेल्थ या उसके वेलबींग के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ तो मेरे पास एक अधिकार है ना कि मैं एक साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रहूँ, ठीक है, जो मेरी फिजिकल और मेंटल वेलबींग को चैलेंज ना करे। राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, मेरे पास एक घर होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आज की नीड है, आपके पास घर ही नहीं होगा तो आप उसके आगे क्या ही काम करोगे, राइट। बेसिक नीड्स पूरी होती हैं तब हम नेक्स्ट लेवल पर जाकर काम करते हैं। और एक्सेस टू हेल्थ केयर, प्रॉपर हेल्थ केयर, सफिशिएंट फूड, वाटर, ये सारी चीज़ें आज की डेट में क्या हैं, राइट्स। दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसी क्लेम्स होते चले जाएंगे, है ना। राइट्स मतलब क्या होता है, क्लेम्स, जो हमने 3 पॉइंट्स देखे थे कि इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, इट शुड बी रीजनेबल, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एंड सैंक्शन बाय लॉ। तो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते चले जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नए नए राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों की नीड्स एंड wants चेंज होती है। गेटिंग? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट एग्ज़ाम 2-4 दिन में आपका होगा ही, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, डू आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, राइट। कोशिश करो कि एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा समय निकाल कर ना, ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े हैं, इन सब के बारे में बहुत ही शॉर्ट नोट्स एक बार बना लो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा कि ये आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि अगर आपको किसी भी एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखने के लिए आ गया, मान लो 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, तो आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहोगे कि आपको पॉइंट्स कौन कौन से इंक्लूड करने हैं, ठीक है। जब हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो बेटर है कि हम तैयारी भी उसी हिसाब से करें। ओके, सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।